हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है। फिजिक्स में जो आपको 9th क्लास का डर शायद लगता होगा, 12th जो हमारा 10th क्लास है वहां पर फिजिक्स आसान है, इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजे से हम शुरू करेंगे। चैप्टर को ध्यान रखिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको पढ़ने से पहले यानी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी फिनोमिनन है, जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन है, वहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो अदा करता है चार्ज। कौन अदा करता है? चार्ज। तो सबसे पहले हमको इस टर्म को समझना होगा, चार्ज क्या चीज है। ये चार्ज क्या चीज है? तो देखिए, जैसे हम 9th क्लास में जब हम मैटर पढ़ते थे केमिस्ट्री के अंदर, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर वो सब्सटेंस होता है या मैटर हर वो चीज होती है जिसके पास में क्या होता है? स्पेस और मास। तो मास को हम लोगों ने क्या बोला था? मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा, चार्ज भी क्या है? मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शब्द जो फिजिक्स में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मास पढ़ते थे, तो मास हम लोगों ने पढ़ा तो पहले ये जानना जरूरी है कि हम उस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मैं चार्ज को पढ़ूंगा, मैं चार्ज नहीं पढ़ता और चार्ज का इस इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है, इसको हम क्यों पढ़े, क्यों जाने, तो इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे देखिएगा। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, हमें ये पता है कि हर चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। और एटम के 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल है हम लोगों ने पढ़े थे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में कि एटम इज क्या होता है? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा। बाद में हमने और ये भी पढ़ा कि एटम भी किससे बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 पार्टिकल के बारे में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉन का मास हम किससे डिनोट करते थे? mp से। इलेक्ट्रॉन के मास को हम किससे डिनोट कर रहे थे? me से। और न्यूट्रॉन के मास को हम किससे डिनोट कर रहे थे? mn से। क्लियर है भाई? एटम के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन भी मौजूद है। अब इनका मास क्या होगा? एक प्रोटॉन का मास हमने क्या अज्यूम कर लिया? मान लीजिए mp। एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया? me। और एक न्यूट्रॉन का मास हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया? mn। अब 9th क्लास, थोड़ा सा 9th क्लास को हम बार बार लेकर आएंगे और उतना ही लेकर आएंगे जितना आपको पता है, वहीं से उठाएंगे, तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम लोगों ने एक और फोर्स के बारे में बात की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हम लोगों ने की थी। क्या फॉर्मूला था? G m1 m2 अपॉन r²। क्लियर है? हमने 2 ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास कितना है? m2 है। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये सब नाटक हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि चार्ज की सिग्निफिकेंस क्या है। ये चार्ज शब्द जो आया है वो क्यों आया, क्यों लाना पड़ा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इसको समझना क्यों जरूरी था। तो देखिएगा, मैंने आपको बोला है जैसे मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, वैसे ही यानी जो रोल मास का हुआ करता था जब हम 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, आप मोशन की बात करते थे। मोशन में आप किसके मोशन की बात करते थे? हैवी ऑब्जेक्ट की, बड़े ऑब्जेक्ट की। आपके इसमें ध्यान रखिएगा, बड़ी बस थी, कार थी, ट्रेन थी। लेकिन यहां पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर, हमारे चैप्टर का नाम जो हम यहाँ 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है?
एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। मोशन ऑफ चार्ज, ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे 10th में, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। 12th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में आपको इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डीलिंग विथ इन दिस क्लास 10th इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो मैंने सर्कल करके लिखा है मोशन ऑफ चार्ज, तो देखिए इसमें मोशन शब्द आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। वहां पर आप मोशन किसका कराते थे, ऑब्जेक्ट जिसका मास m था। यहां मोशन किसका करा रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज। तो देखिए पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है, ये कहां से शब्द आया, ये टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब जानने के लिए आप देखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, क्योंकि जो चीज हम जानते हैं वहीं से हम इसको शुरू करें। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पिछले साल पढ़ा था 9th में, क्या था कि दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कितना है m1 और m2, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए स्मॉल r ले लेते हैं, हम लोगों ने पे r लिखा है स्मॉल r, तो ये इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसका एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ध्यान रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय किसका था, अट्रैक्शन का था। ये यहां तक आपको क्लियर है डेफिनेटली। अब मान लीजिए यही थ्योरी अगर मान लीजिए हम प्रोटॉन, मतलब एटम के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हमने क्या बोला, फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जब हमने प्रोटॉन की बात की और यही फॉर्मूला, मान लीजिए दो प्रोटॉन हमारे पास में अवेलेबल है mp और ये mp, जिनके बीच का कुछ डिस्टेंस, सपोज कि आपको पता है r या और भी कम, और भी मान लीजिए किसी डिस्टेंस पर रखे हुए 1 सेंटीमीटर या इससे भी कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, g तो कांस्टेंट है हर समय, इनटू मास की जगह आप क्या रखोगे, m1 की जगह आप क्या रखोगे, इस प्रोटॉन का मास mp, इंटू m2 की जगह भी आप क्या रखोगे, mp, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि दो प्रोटॉन, क्योंकि दोनों के पास में मास है, तो टू प्रोटॉन शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस थ्योरी से जाऊं तो दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं दो इलेक्ट्रॉनों को ले लूं, यहां पर me और यहां पर me, दोनों के बीच का डिस्टेंस r अगर हम ले लें, तो दे शुड ऑल्सो अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन हम जानते हैं कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों के, जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसके केवल मास पर फोकस करूं, प्रोटॉन के भी केवल मास पर फोकस करूं, तो मेरे दिमाग में केवल यही थ्योरी सामने आती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं दो इलेक्ट्रॉनों को पास पास में रख दूं तो दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्लियर है। और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, दो प्रोटोनों के बीच का, g mp इंटू एमपी अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा आसानी से आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यूज रखें, आप आंसर निकालें, तो दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बट दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर एक चीज दिमाग में ये आती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको रिपेल करने पर मजबूर करता है, और वही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या कहलाता है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर मास के साथ साथ एक और चीज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास में भी इलेक्ट्रॉनों के मास के अलावा एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, मतलब कहां से ये नई चीज इन्वेंट हुई, कहां से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सामने आया। ये इसलिए सामने आया
कि जब हमने दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के पास रखा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर, बट हम लोगों ने क्या देखा, दे वर रिपेलिंग टू ईच अदर। जब हमने दो इलेक्ट्रॉनों को पास में रखा तो दे शुड अट्रैक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट दे वर रिपेलिंग टू ईच अदर, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पास, प्रोटॉनों के पास मास के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसकी इंपॉर्टेंस कब सामने आती है, जब चीजें बहुत छोटी हो जाए। जब बड़े ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर मास की ही इंपॉर्टेंस रहेगी, लेकिन चीजें जब बहुत छोटी हो जाए, मतलब हम मैटर एक बहुत बड़ी चीज है, उसको हमने कन्वर्ट करके एटम तक पहुंचे, और एटम के अंदर भी जब हम फंडामेंटल पार्टिकल तक पहुंचते हैं तो वहां पर चार्ज की भूमिका मास के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से मुझे एक चीज समझ में आती है कि क्योंकि हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज। मतलब टू प्रोटॉन्स आर रिपेलिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ अ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो मेरे हिसाब से आपको चार्ज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। चार्ज हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को बड़े से छोटा होते होते देखते हैं, मतलब टिल फंडामेंटल पार्टिकल तक देखते हैं, तो वहां पर मास के साथ साथ हमें चार्ज को सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सो अगेन चार्ज, यहां पे फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ एक और वर्ड आता है इंट्रिंसिक। क्या आता है, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जैसे मान लीजिए मास, मतलब हर मैटर, हम बोलते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो मास के ऊपर जैसे हम ज्यादा बात नहीं करते, बस मास होता है। ऐसे ही जब चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं तो वहां पे मास के साथ साथ में चार्ज को भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस चार्ज को नहीं देखते, उस नई चीज को नहीं देखते, केवल अगर आप प्रोटॉनों के मास पर फोकस करते, इलेक्ट्रॉनों के मास पर फोकस करते, तो आप कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे थे, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे थे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट चार्ज। चार्ज का इंट्रोडक्शन, चार्ज का सिग्निफिकेंस, तो ये रोल है हमारे पास में चार्ज का। अब मैंने चार्ज पर फोकस क्यों किया, मैंने लिखा है कि हमारे 10th क्लास में चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एनसर्किल किया है, मोशन ऑफ चार्ज। हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज का मोशन। क्या पढ़ेंगे, चार्ज का मोशन। हम मास का मोशन नहीं पढ़ेंगे। 9th क्लास में हम ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसके मोशन की बात करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम मोशन की बात करेंगे, बट यहां पर मोशन किसका होगा, चार्ज का। किसका होगा, चार्ज का। और चार्ज की अहमियत, चार्ज की इंपॉर्टेंस कब सामने आती है, जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो यहां पर एक्चुअली कौन मूव करेगा, फंडामेंटल पार्टिकल। इट मे बी प्रोटॉन और इट मे बी इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये यहां तक हम लोगों ने समझा कि चार्ज एक्चुअली क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। आप जरूर अपनी नोटबुक के, अपने नोट्स बुक के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज लिखकर एक टॉपिक जरूर तैयार कीजिएगा कि चार्ज हम क्यों पढ़े, इसको क्यों जानना जरूरी है। अब देखिए चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, तो देखिए चार्ज को हम फिजिक्स में जब डिनोट करेंगे तो डिनोटेड बाय किससे होता है, क्यू। किससे डिनोट होता है, क्यू। सेकेंड पॉइंट हम जो इसके लिए डाल सकते हैं वो ये है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये किससे डिनोट होगा, चार्ज किससे डिनोट होगा आपका, क्यू से डिनोट होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और भी कई सारी बातें हम लिख सकते हैं। आप इसके बाद देखिए एक और पॉइंट जो इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं और ये
थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हम बहुत अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के साथ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही हम यहां पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ क्लियर है। एक और पॉइंट आप लिख लें, फिफ्थ एसआई यूनिट। देखिए फिजिक्स में किसी भी चीज को जब आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि उसका नोटेशन क्या है। उसके बाद यानी हम डिनोटेड बाय हमने लिख लिया, फिर उसकी एसआई यूनिट क्या है हमने अभी 5th नंबर पे लिखा है, ये 2nd नंबर पे भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? कूलम, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो जब भी आप फिजिक्स में कोई भी नहीं, जैसे मान लीजिए इसी चैप्टर में हम पहले चार्ज पढ़ रहे हैं, उसके बाद में करंट पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो किसी भी चीज को पढ़ने का एक सेट सीक्वेंस होगा, ध्यान रखिएगा। नोटेशन क्या है? चार्ज सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा, तो डिनोट किससे होता है? कैपिटल क्यू से। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, मतलब इसका जैसे मान लीजिए मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, एसआई यूनिट ध्यान रखिएगा क्या है? किलोग्राम। टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो वैसे ही चार्ज का यूनिट इसको नापते किस में है? काउंट किस में करते हैं? कुलम्ब में, ध्यान रखिएगा। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है कि जो क्वांटिटी आप पढ़ रहे हैं वो वेक्टर है या स्केलर है, तो ध्यान रखिएगा चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड मैटर करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इतना ही आपको 10th क्लास में जानना पर्याप्त है। और दो मैंने इंपॉर्टेंट बातें और लिखी चार्ज के बारे में। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लेके हम अभी अलग से डिस्कस करने वाले हैं। और चौथा पॉइंट हमने जो है लिखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए 3 पॉइंट तो मैं ऐसे ध्यान रखने वाले हैं, डिनोटेड बाय क्यू, स्केलर क्वांटिटी और एसआई यूनिट। मतलब जब भी फिजिक्स में हम जब भी कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, नोटेशन, फिर उसके बाद उसका एसआई यूनिट, उसके बाद उसका स्केलर है या वेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली अगर हमको नीड पड़ेगी तो हम ये चीजें लिखेंगे। और अब देखिए जो इसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि हमने बोला कि जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमें इनका मास तो है डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इनके साथ एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है चार्ज। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, हम क्या लिखेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सेम अमाउंट लेकिन साइन नेगेटिव, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई, यानी आप ये समझिएगा कि जो लीस्ट चार्ज होता है, मतलब इस दुनिया का जो सबसे छोटा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे मार्कर दो, या मान लीजिए आपने मुझसे मार्कर मांगा, तो मैं मार्कर का कैप तो आपको नहीं दे सकता। जो लीस्ट मार्कर है वो दिस कॉम्बिनेशन इज द लीस्ट थिंग ऑफ अबाउट मार्कर। मतलब आप मुझसे अगर मार्कर मांगोगे तो कभी आधा मार्कर तो मांगोगे नहीं, कभी 3/4 मार्कर तो मांगोगे नहीं। आप मुझसे मांगोगे मार्कर, मैं आपको ये दूंगा डेफिनेटली, मैं ये इसका कैप या सिर्फ 10 पार्ट मैं आपको नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो वैसे मैंने बोला द स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है? स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली किसके बराबर होगा? द चार्ज अक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने आपको बोला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट होता हुआ नहीं देखोगे। मतलब अगर आप बोलो कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, आपने ये फिगर बोला
-1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर है। अब मैंने बोला कि क्या इससे छोटा का मतलब छोटा करने के लिए मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने बोला 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 3। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू आपने लिखी है वो इस वैल्यू से क्या है, कम है। तो -1.6 इंटू 10 की पावर -9, आप साइन भले हटा दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने कन्वेंशनली क्या माना है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के चार्ज को हमने कन्वेंशनली क्या माना है, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब अगर मान लीजिए मैं इससे 5 का डिवाइड कर दूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से छोटा हो, यानी इसके फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो फिर आप पूछेंगे अगर ये नहीं है तो, यानी मान लीजिए कि अगर मैं किसी दूसरी बॉडी के चार्ज की बात करूं तो वो कितना हो सकता है, वो कितना होगा। मान लीजिए मैंने बोला इससे छोटा तो पॉसिबल है नहीं, यानी इसका फ्रैक्शन पॉसिबल, आधा चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, 1/4 चार्ज नाम की कोई चीज, 1/4 का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 4। आप बोलो है पॉसिबल है क्या, हम बोलेंगे नहीं है। आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 5 पॉसिबल है क्या, हम बोलेंगे नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है, देखिए हम क्या बोलेंगे, या तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज या तो होगा, हम इस पूरी वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, E, किससे डिनोट कर रहे हैं, E। तो या तो चार्ज 1E हो सकता है या -1E हो सकता है, 2E हो सकता है या -2E हो सकता है, 3E हो सकता है या -3E हो सकता है। ऐसे ही कर कर अगर हम आगे लेके जाएं तो क्या हो सकता है, NE प्लस का हो सकता है, -NE हो सकता है। इसका मतलब चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, ±N इंटू E। चार्ज क्या हो सकता है, यानी ये जो E लिखा है, लीस्ट चार्ज अक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, इससे छोटा चार्ज तो कुछ है ही नहीं। N क्या है, N इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। N किसका एलिमेंट है, इंटीजर का। और इंटीजर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीजर क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, -3, -2, -1। क्लियर है, 0, 1, +2 एंड सो ऑन। क्या आप यहां पर 1.5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यही मैंने लिखा है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, ±N इंटू E। तो हम यही लिखेंगे, चार्ज क्या होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज, जैसे लीस्ट चार्ज जो है वो किस पर हमने देखा, इलेक्ट्रॉन पर देखा। कितना देखा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम देखा। अब किसी और ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं, तो इस पेन पर जो चार्ज होगा वो इस E का ही क्या होगा, 10 गुना हो सकता है, 15 गुना हो सकता है, 20 टाइम्स हो सकता है, 30 टाइम्स हो सकता है, -30 टाइम हो सकता है, -20 टाइम हो सकता है, लेकिन -20.5 टाइम नहीं हो सकता। मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा किसका, E का। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। किसी भी बॉडी का चार्ज, भाई सबसे छोटा चार्ज तो किसके पास में होगा, इलेक्ट्रॉन के पास में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे लीस्ट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6। माइनस आप हटा सकते हैं, मैग्नीट्यूड पर आप फोकस करें। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से आप किसी का भी ले सकते हैं। कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सबसे छोटा है। और अगर ये सबसे छोटा है तो क्या इससे छोटा कुछ पॉसिबल है क्या। जब मैंने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को ही छोटा बोला है, तो इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं इस मार्कर के ऊपर मौजूद चार्ज की कंपेयर करूं, अब अभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपने 8th क्लास में पढ़ा था, जब मैं इसको हेयर से रब करूं, ड्राई हेयर से रब करूं, तो ये भी चार्ज एक्वायर कर लेता है। क्या कर लेता है, चार्ज एक्वायर कर लेता है।
तो इसके ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, जो चार्ज है इसके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने कितना माना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब उसका 10 गुना हो सकता है, 15 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं होगा। यही मैं आपको समझा रहा हूं, चार्ज को आप टुकड़ों में फ्रैक्शन नहीं कर सकते, आधा चार्ज, चौथाई चार्ज, 1/8 चार्ज, ऐसा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं होता। चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो आप इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से लिखिएगा, क्लियर है। तो किसी भी बॉडी का चार्ज किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। वो क्या होगा, जो लीस्ट चार्ज है दैट इज ई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, एन की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर होगी, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट था चार्ज के बारे में। और एक लास्ट मैंने आपको लिखा है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। मतलब देखिए, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब क्या है, देखिएगा। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसको करने से पहले आप एक छोटा सा पॉइंट और देख लें। चार्ज हम लोगों ने पढ़े हैं कितने टाइप के होते हैं, चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की जो डेफिनेशन है वो हम कन्वेंशनली देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग 8th क्लास में अगर जाएं तो हम लोग एक ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जीपीएस और न्यू। आप देखिएगा, जहां पे जी क्या है, ग्लास रॉड, और एस क्या है, सिल्क। तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे कि जब आप ग्लास रॉड को किस पर रब करोगे, सिल्क पर रब करोगे, तो चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स चार्ज को क्रिएट करने का तरीका क्या, बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन। ये 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम ग्लास रॉड को किस पे रब करेंगे, सिल्क पे रब करेंगे, तो चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। और NEWA ने ट्रिक बना रखी है, N फॉर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की कन्वेंशनल डेफिनेशन क्या होगी, E मतलब एबोनाइट रॉड। E मतलब क्या है, एबोनाइट रॉड को हम किस पे रब कर रहे हैं, वूल पे। किस पे रब कर रहे हैं, वूल पे। तो चार्ज अक्वायर्ड बाय एबोनाइट रॉड इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। दीज आर कन्वेंशनल डेफिनेशन, पुराने जमाने से चलती हुई आ रही है, हमको केवल ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्या चीज होती है कोई नहीं जानता, केवल एक स्टैंडर्ड बना रखे हैं लोगों ने, समझने के अपने कन्वेंशनल मेथड बना रखे हैं। तो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, ग्लास रॉड को हम किससे रब करेंगे, सिल्क से। तो चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। जो भी चार्ज ग्लास रॉड पर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन, जब आप एबोनाइट रॉड को वूल पर रब करेंगे तो चार्ज अक्वायर्ड बाय एबोनाइट रॉड इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ज, स्टैटिक चार्ज के अंदर। अब देखिए, मैंने बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉय, वैसे ही हम क्या लिखेंगे, चार्ज। एक इंपॉर्टेंट टर्म में यहां पे और लिख रहा हूं, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप आइसोलेटेड शब्द से तो आज के दिनों में बड़ा अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि सब लोग कोरोना से डेफिनेटली रेगुलर अपडेट होते होंगे। हम पढ़ते हैं आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मतलब अलग थलग कर दिया। एक ऐसा बंदा जो अलग थलग पड़ा है, आइसोलेट पड़ा है। आइसोलेट मतलब अलग थलग, जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना, बाहर की कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। तो हमने लिखा है चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड। देखिए इसका मतलब कैसे, मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड हमारे पास में सिस्टम है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सिस्टम मतलब ये कंटेनर, इसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लीजिए इसके अंदर 3 चार्जेस हम लोगों ने रखे हैं, -3 कूलम, +2 कूलम और +1 कूलम। तो इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा। सिंपल आप इसको जोड़ें, -3 +2 +1 कितना हो जाएगा। अच्छा इसको कुछ वैल्यू का 4 कॉलम ले लें, कितना हो जाएगा, +3 कॉलम। अब मान लीजिए मैंने इसको पूरा शेक किया, मैंने इसको पूरा शेक कर दिया। शेक करने से मान लीजिए अब चार्जेस कितने हो गए, मान लीजिए -5 कूलम +1 कूलम, और ये एक जो ये वाला जो हिस्सा है इसका चार्ज मान लीजिए चेंज हो गया, मुझे नहीं पता कितना है, मैं इसको +x कूलम मान लें, सपोज करें, या x कूलम मान लीजिए। तो अब हमने क्या पढ़ा है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड, या नेट चार्ज, अब यहाँ पे एक शब्द लिखे नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। तो यही सिस्टम मैंने शेक करके यहां पर रखा है, ध्यान रखिएगा। तो शेक करने से पहले चार्ज कितना था सिस्टम का, +3 कूलम, और शेक करने के बाद में भी जो चार्ज है वो कितना रहना चाहिए, नेट चार्ज +3 कूलम ही रहना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, +3 कूलम इज इक्वल टू -5 कूलम +1 कूलम और +x कूलम। अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 3 कूलम इज इक्वल टू -5 और ये 1 कितना हो जाएगा, -4 कूलम +x कूलम। यहां से x कितना आ जाएगा आपका, 7 कूलम, कितना आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 कूलम। अब इसको जोड़ लें, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 3 कूलम। यानी नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें हमने आज किसके बारे में पढ़ी है, चार्ज के बारे में। मैं एक बार इसको समराइज कर दूं जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। देखिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिना है वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है, चार्ज की। तो हमने चार्ज को जानने की कोशिश की, चार्ज है क्या, ये शब्द कहां से आया। तो मैंने आपको बताया जितना बड़ा मैटर होगा उसमें मास की सिग्निफिकेंस होगी, लेकिन जितनी चीजें छोटी होती जाएंगी वहां पर मास के साथ साथ किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, चार्ज की। क्लियर है। तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने इसका सिंबल मैंने आपको बताया किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल C से। क्लियर है। ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। फिर मैंने आपको बताया चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब आप क्या लिखेंगे, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q। Q इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा, NE, जहां पर E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज। और स्मॉलेस्ट चार्ज किसका होता है, यानी सबसे छोटा चार्ज आप किसके चार्ज को बोलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जाने वाला चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही क्या होता है, लीस्ट, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E से। क्लियर। और बाकी अब किसी भी बॉडी का अगर आप चार्ज देखेंगे तो इस लीस्ट चार्ज का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। ये n क्या है, n कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं। और लास्ट जो हमने पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आराम से देखें। देखिए हमने इतना 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा चार्ज के बारे में, हमने बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छे से लेक्चर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जल्दी ही हम अपना सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा। आज के लिए काफी है।